कल 10 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में एक नोटिस आई और मेरे फ़ोन की घंटी ज़ोरदार घनघना उठी। लगातार लोगों के कॉल्स आने लग गए, मैसेजेस आने लग गए, कैसा है, क्या है सर, बहुत खुशी की बात है। जिसकी जैसी इच्छाएं थी उसी प्रकार से लोग यहाँ पे तरह तरह की बातें मुझे बता रहे थे और मैं उस समय थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त था, दैट्स वाई मैं प्रॉपरली उसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाया। तो आज 11 तारीख को मैं इस पर थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए बैठा हुआ हूँ। चलेंगे सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप सभी की हेल्प के लिए मैं नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, तब आप फ्यूचर के लिए अपना बेहतर सोच पाएंगे। चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अभी देखिए, आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, नोटिस में लिखा हुआ है एक 10 अक्टूबर 2024 का ये डेट यहाँ पे सील लगा हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर लिखा हो, इसको आप याद रखिएगा, हमेशा फ्यूचर आपके रेफरेंस के लिए काम आता रहेगा। कौन से ऑफिस से निकला है? कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन, मतलब नेशनल आयुष मिशन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी हैं। इस वीडियो के बाद जरूर आप उन वीडियोस से भी गो थ्रू जरूर होइएगा। एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, इसको आप देख सकते हैं। दूरभाष क्रमांक याद रखिए, हेल्प में आपके काम आएगा। ईमेल आईडी भी याद रखिए, कुछ आवश्यकता पड़े तो आपको मेल करना पड़ सकता है। क्या लिखा हुआ है आगे? राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत कार्यालय राज्य आयुष सोसाइटी संचालनालय आयुष तथा अधीनस्थ संस्था जिलों में संविदा के आधार पर टेम्परेरी बेसिस पर एक पोस्ट लग रही है। एक मुश्त संविदा वेतन की कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी यहाँ पे। आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट 10 पद, मतलब कि पीजी आयुर्वेद वालों के लिए 10 पद। अब उसमें आगे क्या कैटेगरी दी है वो अपन आगे देख लेंगे भी। आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थ वृत्ति भी, अच्छा ये स्पेसिफिक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक के लिए 10 पद वहाँ लिखे हैं और अलग से स्वस्थ वृत्ति के लिए पीजी वालों के लिए 20 पद यहाँ पे अलग से मेंशन यहाँ पे किया है। फिर आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी 2, आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट यूनानी 1, आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद, मतलब अच्छा यूजी। अब यूजी की बात आ गई यहाँ पे तो 120 पद। हालांकि अभी मैंने इसकी पहले वीडियो बनाई है 140 वैकेंसीज की आयुष चिकित्सक की, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट होम्योपैथी 23, आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट यूनानी 8 पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा निर्धारित अर्हता अनुरूप इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, उक्त पद हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 7/2/AMI 2023-954 एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। रायपुर दिनांक 7/3 मतलब 7 मार्च को एक नोटिस निकली थी, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद आगे क्या लिखा है? संशोधित विज्ञापन, उसी में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ सीट्स बढ़ाई गई। फिर ये विज्ञापन का नंबर ये है और वो 2 अगस्त को निकली थी नोटिस। द्वारा जारी पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को बच्चे लगता है मुझे बार बार परेशान हो रहे हैं कि तो इस नोटिस के रिगार्डिंग क्या है कि पहले आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा और उसमें अगर आप एलिजिबिलिटी की लिस्ट में थे तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी नोटिस या फिर उसी ज्वाइनिंग के साथ ही साथ ये वाली ज्वाइनिंग भी की जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो अलग से नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है आपको, अगर आप एलिजिबल उस समय थे, आपका नाम अगर उस समय पात्र की लिस्ट में था। पूर्व में जारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन करें तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस में जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से भी पुराने लिस्ट्स को आप देख के वेरीफाई अपना कर सकते हैं कि आप किधर हैं किधर नहीं करके, ठीक। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, लाइक अभी यूजी की बस करेंटली हम बात कर लेते हैं, 551 लोग पात्र में हैं और 1112 लोग अपात्र की लिस्ट में आ गए हैं। हालांकि आप में से बहुत के बच्चों की एक ही गलती थी कि इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र वाली बात, तो अगर आपने उसको भी करेक्ट कर लिया तो आप भी पात्र की लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। तो आपको वापस से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे तो फिर से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने में कुछ गलत नहीं होगा। बट कई बार बच्चे बार बार फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसा आप मत करिएगा। पहले भी अगर आपने फॉर्म भर रखा है, चाहे अभी तो हो गई यूजी की बस बात, मैं सभी के लिए बात बतला रहा हूँ। अगर आप पीजी के लिए भी फॉर्म भर रखे थे, उस समय आपकी पीजी किसी अदर सब्जेक्ट में थी, अब आप स्वस्थ वृत्ति में है और आयुष ग्रेजुएट में क्या ऑप्शन लिखा है अपन नीचे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें संख्या नहीं दी है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए है। तो अगर आप उस समय एलिजिबल थे तो नया फॉर्म भरने की आपको आवश्यकता नहीं, क्लियरली ये नोटिस आपको बतला रहा है, ठीक। ये बात आपकी क्लियर हो गई, इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। अब जो भी संबंधित साइट है वो थोड़ा सा साइट बदल गया है, नया साइट एक आ गया है। हालांकि ये भी सिक्योर्ड तो नहीं थी। ayush.cg.gov.in ये एक नई साइट ये है, और पुरानी साइट जो हमारी थी CG हेल्थ, इसमें भी आपको नोटिस देख सकते हैं आप उसको, और यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके आप फॉर्म को फिलअप करके उसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वापस भेज सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो इसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे उस समय, किसी कारणवश अपात्र रह गए और अभी अब वो एलिजिबल हो चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ उनका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए बचा हुआ था, मान लीजिए इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पाई थी इस वजह से अपात्र थे, या फिर डिग्री नहीं आई थी इस कारण अपात्र थे, या फिर कोई भी और मिस्टेक रहा हो जिसकी वजह से वो अपात्र थे, तो अभी वो वापस से नया फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कब तक? 5/11/2024 तक, 5 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, शाम के
5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट करना है, बाई हैंड वहाँ पास जाके नहीं देना है। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियोज में बताया था कि दावा पत्ती के लिए आप बाई हैंड पहुँच जाइए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इस वाले के लिए अभी आपको जब फॉर्म नया भरना है, तो अगर पहले फॉर्म भर रखे हैं तो नया फॉर्म भरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, उसके लिए आप मत घबराइए कि आपका नाम नहीं आ पाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। आप अगर नया फॉर्म भरें तब की बात मैं बता रहा कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू ही फॉर्म भरें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एड्रेस का नाम, एड्रेस तो मैंने ऊपर हेडिंग दिखाई दिया है और ये नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। और एक लाइन और इन्होंने फिर से वापस लिख दी कि आवश्यकता अनुसार संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब कहाँ पे क्या पोस्टना है जल्दी जल्दी देखते हैं, चलिए। सेम वही एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें थोड़ा डिवीजन हम देख लेते हैं। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, अच्छा सेम पहले जैसे ही है, काय चिकित्सा या पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, उसी को पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद के नाम से दे दिया है यहाँ पे। और आपका डिग्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 60,000 रुपये सैलरी एक मुश्त मिलेगी, बाकी सब सेम है। संख्या यहाँ पे 10 है। इसमें देखने लायक बात यह है कि यूआर में 1 दिया है दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जनजाति मत एसटी के लिए 7 दिया हुआ है, ओबीसी में कोई भी सीट नहीं है, एससी के लिए 2 सीट हैं, ओबीसी के लिए दिव्यांग के लिए 2 सीट्स हैं। ऐसी स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थवृत्त जिनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि लगभग सभी बच्चों का फिर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी बच्चे होंगे मुझे लग रहा है। 60,000 इसमें सैलरी कही गई है, 20 पोस्ट हैं। यूआर के लिए 9 है। बाकी ये डिटेल आप डिवीजन देख लीजिए, मैं उसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट की इतनी हो गई, होम्योपैथी की 2 है, यूनानी की 1 है। आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट में 40,000 सैलरी वाली 120 पद आ गई, जिसके लिए आप लोग एकदम ज़्यादा भड़बड़ाए हुए हैं, उसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। यूआर के लिए 50, 38, 18, 14, 8 ये सब देख लीजिएगा। ये फिर उसके बाद होम्योपैथी, ये सब के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्म की नियम शर्तें पहले बता देता हूँ, मान लीजिए कोई पहली बार देख रहा होगा तो उसके लिए सहूलियत हो जाएगी, क्या क्या कैसे कैसे करना है। एक तो डेडलाइन हमारी क्या है, 5 नवंबर के पहले पहले हमको फॉर्म भरना है। उसके पहले शांत दिमाग से सोच लेना है कि एम आई एलिजिबल और नॉट, ठीक। अब एड्रेस क्या है, ये एड्रेस को आपको ऊपर में लिखना है अपने लिफाफे में जो आप फॉर्म भर लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। सीधे कार्यालय में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, वही बात मैं आपको बतला रहा था। अब यहाँ पे क्या क्या आपको जमा करना है देखिए। अब यहाँ पे इस बार इन्होंने नया पॉइंट ऐड कर ही दिया है, क्योंकि पिछली बार ऐड नहीं थे लग रहा है, इसलिए अनिवार्यता है करके लिख दिया, देखिए, ठीक है। बाकी आगे मैं बतलाता हूँ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप चूकिएगा मत। पहले भी मैंने कई लोग को इसके लिए डाटा भी है, 10वीं 12वीं यूजी पीजी, अगर जैसे जैसे आप फॉर्म भर रहे उसके हिसाब से जितनी भी आपके रिजल्ट्स होंगे सब इसमें आप फिलअप कर दीजिएगा। चाहे बैक का हो, चाहे फाइनल रिजल्ट हो, चाहे प्रोविजनल डिग्री हो, चाहे परमानेंट डिग्री हो, जो भी हो। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपके पास परमानेंट डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आपको अटैच करनी है, ठीक। नहीं तो आप ढूंढते हैं प्रोविजनल डिग्री किसको बोलते हैं, तो ये बहुत दुखदायी वाली बात हो जाएगी। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको लगाना ही लगाना है। संबंधित डिग्री, मतलब यूजी का है तो यूजी का, पीजी का है तो पीजी का। चाहे अगर आपके पास अगर परमानेंट वाली नहीं पहुंची है तो जो प्रोविजनल है वो आप लगाएंगे यहाँ पे। संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र यदि लागू, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारे यहाँ लागू ही है, वो तो लगाना ही है अपने को। फिर निवास के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। अगर किसी कैटेगरी में आप स्पेसिफिक बिलोंग करते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल है तो ही वो लगेगा, ठीक। वैसे ही ओबीसी के केस में ओबीसी वाला लगेगा। विगत 3 वर्षों में किसी भी 1 वर्ष का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें, क्लियर। इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं आय के लिए। वो ये फिजिकली चैलेंज वाला है। फिर वो आप आईडी के लिए आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आदि भी लिखा हुआ है ना, जिसमें अभ्यर्थी का नाम पता फोटो हो। मतलब कि हमारे ऑफिस से जो हमको एक आई कार्ड मिलता है वो भी चल जाएगा। मेरे पास अभी पर्स तो थोड़ा दूर रखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको शो कर देता, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अनापत्ति एनओसी अगर कहीं से एप्लीकेबल हो तो आपको लगाना है। अन्य संबंधित दस्तावेज जो भी, और इसीलिए लिख देते हैं लाइन को लास्ट में कि अन्य संबंधित दस्तावेज कोई भी जरूरी कागजात हो वो आपको भूलना नहीं है। फिर आवेदन वही सब सेम बातें लिखी, इसमें कुछ खास बात नहीं है। किस नाम से एक डीडी बनेगा, कोई पुराने जमाने के ढर्रे पे ही चल रहे हैं अभी, डीडी बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राजपुर के नाम पे डीडी बनेगी आपको। किसका कितना फीस लगेगा यहाँ पे लिखा हुआ है। यूआर के लिए 400 रुपीज़ है। अगर अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी हैं तो यूआर कैटेगरी से आप फॉर्म भर पाएंगे, 400 रुपीज़ का आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे, क्योंकि इसमें मेल आता है, बिल्कुल मेल आता है, कॉल भी आता है, ठीक। तो दोनों को सोच सवाल से सही सही भरिएगा। किसी भी प्रकार का त्रुटि मत करिएगा। त्रुटि यूजुअली क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देंगे, नाम गलत लिख देंगे। तो 10वीं के बेसिस पे, 10वीं में जो आपका नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, फादर्स नेम मदर्स नेम लिखा है, उसके बेसिस पे आप पूरा फिलअप कर दीजिए, ठीक। तो फिर संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। साइन करना मत भूलिएगा, फोटो लगाना मत भूलिएगा। जहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड बोला वो सेल्फ अटेस्टेड करना मत भूलिएगा। फोटो के पीछे नाम लिखकर जरूर चिपचाइएगा और मोबाइल नंबर भी लिखते रहिएगा।
फिर अगर आप पीजी कोर्स वाले हैं, मान लीजिए मेरे जैसे आपने पीजी कर रखी है, अब आप एक से अधिक पदों हेतु आप आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा, परंतु उच्चतम मानदेय हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक बार ही देय होगा। इसका मीनिंग सिंपल से ये है कि जैसे मैं पीजी वाला हूँ, मुझे पीजी के लिए भी अप्लाई करना है, यूजी के लिए भी अप्लाई करना है, तो मैं पीजी वाला जो हायर एजुकेशन है उसमें 400 रुपये का डीडी बनाने बोला है, वही डीडी बनाऊंगा, उसी की फोटो कॉपी यूजी वाले के लिए भी फॉर्म बना के अलग से अटैच कर दूंगा। मतलब कि एक में ओरिजिनल चला जाएगा, एक में फोटो कॉपी। बस ये है कि 2 फॉर्म मुझे भरने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों में एक एक सेट डॉक्यूमेंट्स पूरे अटैच करके 2 लिफाफे मुझे सेंड करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपन। आयु सीमा वही लिखा है कि न्यूनतम 18 वर्ष, मैक्सिमम 65 वर्ष होनी चाहिए। और आयु कब तक गिना जाएगा, 1 जनवरी 2024 के बेस पर ही आपको गिनना है, तो घबराने की बात नहीं है। फिर आगे प्रक्रिया संबंधित जो भी बातें आती रहेंगी, साइट को आपको डेली विजिट करते रहना और मेरी बातों को सुनते रहना अगर आपको ज़्यादा इच्छा है तो। फिर आगे, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मतलब बाहर वाले भी इसको आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, जो बाहर के बच्चे मुझसे पूछते हैं बार बार, तो आंसर उसके लिए ये है। बाकी जो भी होगा उसके बारे में मुझे मत बोलिएगा। फिर आगे, सरल क्रमांक 1 से लेकर 4 तक में केवल इंटरव्यू, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो पोस्ट हैं उसके लिए केवल इंटरव्यू बेसिस पे होगा। और सरल क्रमांक 5 से लेकर 7 तक में इसमें क्या होगा, आपके यूजी के जो सभी वर्षों का प्राप्तांक है उसको 80% वेटेज दिया जाएगा, और जो इंटरव्यू होगा उसमें 20% वेटेज दिया जाएगा। फिर आगे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या ले जाने हैं, तो उसके बारे में आंसर यहाँ पे लिखा है कि लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय जो भी ये आगे निर्णय करेंगे, है ना, समय अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। आंसर आपको मिल गया होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए, ठीक है। चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी सिलेक्शन अगर होता है आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको डेली साइट को विजिट करते रहना है। प्रतीक्षा सूची में आगे लिखा कि एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है, जिसमें मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में ही था इस साल, पता ही होगा आप लोगों को। समस्त पदों के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक रहेगी। मतलब कि अभी अगर वो आज के डेट में निकलेगा रिजल्ट, तो जो वेटिंग पीरियड है अगले साल तक के लिए वो रहेगा। मान लीजिए बीच में कोई बच्चा किसी भी वजह से छोड़ता है तो आप जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उसको आदमी फिर आगे लेंगे, ऐसा है। या नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो भी हो, मतलब या तो नया फिर करवा लें, वो बात हो जाएगी। इस समयावधि में त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा, वही बात लिखा है यहाँ पे। अब प्रतीक्षा सूची वेटिंग पीरियड के लिए जो लास्ट लिस्ट बनाएंगे नाम, उसमें कितने लोगों को रखेंगे बोल रहे हैं, तो स्वीकृत पद के 25 पदों तक। अगर मान लीजिए यही कि मैं पीजी के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल, जो पहले नंबर पर मैंने वैकेंसी पढ़ी जिसमें 10 सीट्स थी, तो 25 पदों तक, उसमें 25 से कम ही मतलब 10 है, तो उसमें 200%, मतलब कि डबल लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा उसमें। 26 से 50 तक 150, ये हमारे काम की बात है, उसको जान दो। फिर भर्ती संबंध में अन्य शर्तें, मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा, ठीक है। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, ये भी ठीक है। इसमें सही पाए जाने पर ही चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, वो भी ठीक है। चयन के पश्चात भी किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो किसी भी अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किए जाने की कार्यवाही हुई, किसी भी पक्ष से, मतलब या तो आपके हैंड से कुछ गलत हो जाए या फिर सामने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं उनसे किसी भी कारण से कुछ गलती हो सकती है, तो बोल रहे हैं आपका पर कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपका नौकरी। फिर आगे, शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यूजीसी, AICTE एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी। संविदा मानदेय एक ही बार होगा, संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है, ये भी आप एक नया पॉइंट ऐड कर रहे हैं। राज्य आयुष सोसाइटी समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभव है, मतलब जो 60,000 या 40,000 सैलरी लिखी है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उसको अपन कुछ नहीं बोल सकते, सांकेतिक लिखा हुआ है वहाँ पे। ये भी एक नया पॉइंट ऐड कर दिया, खतरनाक पॉइंट है अब तो ये। चयनित अभ्यर्थियों की संविदा सेवा अवधि अधिकतम 1 वर्ष या आगामी 31 मार्च जो भी पहले हो, मतलब अभी मुश्किल से अभी एडमिशन होगा तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मुश्किल से 5 महीना भी गिन के बचा है, और नवंबर तक का तो फॉर्म भरने का समय दिया है, तो मतलब समझ लीजिए आप कितने समय बचे हुए हैं। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन, ये भी एक पॉइंट ऐड होता है कि सब प्रतिवर्ष आपको क्या है, कार्य मूल्यांकन किया जाता है। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा की अवधि में वृद्धि, जिसके लिए लोग हमेशा को बोलते हैं कि एक बार लग गए नौकरी में तो कभी नहीं निकलेंगे, वही वाली बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर संतोषजनक है, अब वो बहुत तरीके से संतोषजनक होता है,
हेतु की जाती है, मतलब कि आगामी वर्ष हेतु आपकी वृद्धि कर सकते हैं वो। और नियमित भर्ती के किए जाने पर संविदा पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अगर रेगुलर पोस्ट आ जाती है इसके लिए तो आपका पोस्ट वैसे ही खाली खत्म हो जाएगा, उसमें कोई फिर डेट नहीं रहेगा कि अगले मार्च रहेगा कि पिछले मार्च रहेगा, जब आ जाएगा तभी खत्म। भारत सरकार द्वारा प्रदायित स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जाएगी, ऐसा एक लाइन लिख दी है, बाकी तो सबको पता है। चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात कार्य संतोषजनक ना पाए जाने की दशा में, कदाचार करने की दशा में, किसी आपराधिक वित्तीय अनियमितता में संलिप्त होने की दशा में वार्षिक मूल्यांकन में निर्धारित सीमा से कम अंक प्राप्त होने, इसके बारे में मुझे नहीं पता है कैसा नंबर देते हैं वो लोग। 30 दिवस से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में मानव संसाधन नीति की कंडिका 32 के अनुरूप सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी, ऐसा भी लिख दिया है। तो कोई बात नहीं, अपने साइड से सेफ हो रहे हैं और कुछ नहीं है वो। इसी प्रकार अगर आपको छोड़ना है नौकरी तो क्या बोल रहे हैं, त्याग पत्र देने के पूर्व 1 माह पहले सूचना देना होगा आपको, अगर नौकरी छोड़ना चाह रहे तो। नहीं तो क्या होगा, उनके द्वारा 1 माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र किया जाता है। तत्काल अगर छोड़ना है तो 1 महीने का सैलरी देनी पड़ेगी आपको। संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम समय समय पर जारी दिशा निर्देश यथा संशोधित लागू होते रहेंगे। फिर ये सब कुछ जाने देते हैं अपन। ये सब कैटेगरी वाली बात लिखिए, तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक ही पात्र रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा, ट्रांसफरेबल नहीं है कि एक बार जहाँ पोस्टिंग हो गई फिर वहीं जिंदगी भर के लिए रह जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तथा नियुक्ति आदेशानुसार पद स्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, और जो भी नियुक्ति आदेश में आपका पोस्टिंग एड्रेस लिखा होगा वहीं आपको जाना है। अब कैसे लिखवाते हैं एड्रेस वो सभी को पता है। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, पहले लग तो जाए फिर देखेंगे। विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदित पद, ये सब ताम झाम को जान दो, कोई मतलब नहीं। फॉर्म में आपको दिखला देता हूँ, अगर कुछ पॉइंट मुझसे छूट रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसको अपन मेंशन कर लेंगे बाद में। यहाँ पर ये भी लिख दिया लास्ट में कि बिना कारण बताए प्रक्रिया को निरस्त भी कर सकते हैं फ्यूचर में, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है तो। और ये फॉर्म दिया हो, इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी निकाल लीजिएगा, वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। यही एड्रेस में आपको भेजना है, ठीक। आवेदित पद का नाम, तो जिस भी पद के लिए अगर पोस्ट ग्रेजुएट कार्य मतलब वो आयुष लिखा है, वही सब बातें आपको यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी है। फोटो कॉपी लगाना है, मतलब अपना फोटो लगाना है, स्वप्रमाणित, मतलब यहाँ पे साइन ऐसे करना है, एक ठो आधा इधर रहेगा आधा फोटो के ऊपर रहेगा। एकदम सही सही नाम एकदम अच्छे से लिखेगा, इसको मैं ज़्यादा नहीं बतलाता आपको, सब देख देख के सही सही भरते जाइएगा। 1/1/2024 की स्थिति में आपका उम्र कितना है गूगल करिएगा, तुरंत निकाल के दिखा देगा। जेंडर आपका एड्रेस, आपका पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब जो भी चीज़ें हैं सब देख देख के भर दीजिए। स्थायी पता, डिटेल आपका जो भी पढ़ाई लिखाई की बातें वो सब 10वीं 12वीं पहली मतलब BMS फर्स्ट ईयर, PMS सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फिर PG अगर है तो PG, सब बातें आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अगर कहीं आपने काम कर रखा है उसका आपको अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न, मतलब अनुभव का डिटेल यहाँ पे आपको देना है। फिर उसके बाद ये सब बातें कुछ कुछ लिखी हुई हैं, इसको देख लीजिएगा। DD का जो भी नंबर है वो DD का नंबर, डेट और कितनी पैसे के बनवाए वो सब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और DD का मूल ओरिजिनल भेजना है। एक बात और इम्पॉर्टेंट, मैं भूल जाऊँगा नहीं तो, कि DD का ओरिजिनल DD भेजते हैं, ठीक है ना। DD फोटो कॉपी नहीं भेजते हैं कभी, DD ओरिजिनल ही जाएगी। फोटो कॉपी करा के आप अपने पास रख सकते हैं। और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पे जितनी रहेंगी टोटल, यहाँ पे आपको एक तो फिलअप करना है कि भाई 10वीं का 1, 12वीं का 1, मान लीजिए सप्लीमेंट्री रहा होगा 2 लगा रहे, मान लीजिए मैं एग्जांपल बस बतला रहा, तो 2 लिखिएगा। मतलब जितने सर्टिफिकेट्स हैं उतने नंबर आपको यहाँ पे लिखते चलने। टोटल यहाँ पे 20 हो जाए तो 20 लिख दीजिएगा, 25 हो जाए 25 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सील ठप्पा लगा के साइन अपना लगा दीजिएगा। ये हमारा फॉर्म निकल आया है। मैं इस वैकेंसी से इस मामले में बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि डेडिकेटेड रूप से ये नेशनल आयुष मिशन, मतलब कि स्पेसिफिकली आयुर्वेद के लिए आयुष मिशन के तहत निकाला गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट ये संविदा पोस्ट पे वापस से बार बार दे रहे हैं, तो ये क्यों इतना, एक होता है सप्लाई, एक होता है डिमांड, उसी के बेसिस पे पोस्ट आई हुई है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बहुत सारे चीज़ों की सप्लाई हो रही है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप जो मैंने इसके पहले वीडियोज़ में बतलाई थी बातें कि अगर ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे तो देखिए ये वैकेंसी आ गई संविदा की। तो जो रेगुलर पोस्ट के बारे में है आप हमेशा आप लोग के बहुत बहुत अप्रोच हैं, सुनते ही रह जाएंगे कि वो अभी वित्त विभाग में अटका है वो मामला, तो वो अटके ही रह जाएगा। वो आप सोचिए ये मामले क्लियर हो जाते हैं, वो मामले अटक जाते हैं, क्योंकि सभी अधिकारी वही हैं, मंत्री वही हैं, सब कोई वही हैं, हम लोग भी वही हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा खुद हमारे लिए अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलना चाहता हूँ पर इस वीडियो में बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग सोच समझ कर ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा क्या करना चाहते हैं आप, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने बस से ही सिलेक्शन होने वाला नहीं है, उसके बाद भी बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा।
और वो आप करने के लिए आपका ज़मीर अगर परमिशन दे देता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।